नमस्कार भाई सभी को। हिंदी की तीसरी कक्षा में और वर्णमाला भाग 3 में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है पिछली 2 कक्षाओं में जहां हमने वर्णमाला के दोनों वर्ण स्वर और व्यंजन को विस्तार से पढ़ा, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। उसके बाद जो अपना बाकी भाग बचता है वर्णमाला में, उसकी चर्चा आज हम भाग 3 में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, व्यंजन, विभिन्न प्रकार के व्यंजन हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे। उनके अलग अलग नाम वर्णमाला में भी और वर्णमाला से बाहर जाकर उच्चारण के आधार पर उनको जो नाम दिए गए थे वो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। आज हम, जैसे हमने स्वर का वर्गीकरण पढ़ा था ना, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। और आपको ध्यान हो तो स्वर का वर्गीकरण हमने एक आरेख के माध्यम से पढ़ लिया था, जिससे हमें वो चीज याद रखना, समझना बहुत ही आसान हो गई थी। ऐसे ही व्यंजन का वर्गीकरण भी हम एक सूत्र के माध्यम से करेंगे आज। देखिए, व्यंजन का वर्गीकरण में सबसे पहले जो वर्गीकरण बनता है वो बनता है उच्चारण स्थान के आधार पर, कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन को कैसे कैसे बांटा जाएगा। कोई भी पेपर आप देते हैं बेटा, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में या राजस्थान में, एक प्रश्न आपने देखा होगा कि व्यंजनों के बारे में पूछा जाता है कि कौन से व्यंजन का उच्चारण मुख के किस भाग से किया जाता है। तो वही चर्चा यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं आप स्थान की। तो सबसे पहली बात जो है आपको यहाँ समझनी है कि जो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं उनका एक क्रम होता है। वो क्रम आपको ज्यों का त्यों याद होना चाहिए। और उस क्रम में सबसे पहले बात आती है कंठ की, क्योंकि जो भी ध्वनि मानव मुख से निकलेगी वो सबसे पहले कंठ से निकलेगी। कंठ के बाद स्थान आता है तालु, तालु के बाद स्थान आता है मूर्धा, और मूर्धा अर्थात मसूड़े वाला भाग जिसे आप कह सकते हैं। मूर्धा के बाद दंत अर्थात आपके दांत जो हैं, और उसके बाद स्थान है ओष्ठ। ये 5 स्थान आपके लगातार बन रहे हैं। कंठ, ऊपर वाला भाग तालु, फिर मूर्धा, मूर्धा में दांत, और दांत के बाद ओष्ठ। तो ये स्थान होने के बाद वो स्थान बनेंगे जो कुछ ध्वनियां मिले जुले रूप से तैयार होती हैं। जैसे पहला बना आपका दंतोष्ठ, अर्थात वो ध्वनि जो दांत और होठों के स्पर्श में आकर पूरी होगी। फिर स्थान बनेगा कंठ तालु, और फिर स्थान बनता है आपका कंठ ओष्ठ। तो ध्यान रखिए बेटा, ये जो 3 स्थान है ये मिले जुले होते हैं, और 5 स्थान आपके उच्चारण स्थान के अकेले अकेले। तो इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ होने के बाद दंत ओष्ठ को मिलाया, दंतोष्ठ बना। कंठ तालु को मिलाया, कंठ तालु। कंठ और ओष्ठ को मिलाया, कंठ ओष्ठ उच्चारण स्थान हमारा बनता है। इस उच्चारण स्थान को यदि हम देखें तो कितने प्रकार के हो गए? ये 8 प्रकार के। तो पहला प्रश्न जो पेपर में पूछा जा सकता है कि उच्चारण स्थान कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर से याद दिला रही हूं आपको, ये इसी क्रम में लिखा जाता है और इसी क्रम में बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जितने भी ये उच्चारण स्थान आपके 8 बने हैं, इसमें कौन से स्थान में कौन सा व्यंजन आएगा वो देखना है। अगर मैं सीधा सीधा आपको यहां से याद करवाने लग जाऊं कि कंठ में कौन कौन सी ध्वनि है, तो वही स्थिति आएगी बेटा रटने वाली। और मैं बार बार आपको एक बात कहती हूँ, रटना कुछ भी नहीं है। आपको जो कुछ करना है, जो कुछ समझना है, वो समझ के चलिए, उसको बिना रटे और आप आसानी से अपने पास रख सकते हैं। कंठ में स्थान आता है, एक शब्द मैं आपको बता रही हूं, अकुह विसर्जनीय। ये शब्द बनेगा सबसे पहले। अब ये कहेंगे आप जी ये क्या शब्द है? तो ये शब्द देखो, अकुह विसर्जनीय में जितने आपके वर्ण हैं वो सारे के सारे हमारे कहाँ से उच्चारित किए जाएंगे? कंठ से। जैसे हम यहां से शुरू करें, देखो लिखना कैसे इसको, अ। पीछे चले जाइए, मैंने कहा था बेटा जब आपने स्वर का वो आरेख पढ़ा था, यदि आपको याद हो
नीचे जो स्थिति हमारी बनी थी ना, यहां हमने अ और आ को एक साथ लिखा। वहां मैंने आपको बताया था उस आरेख में, बेटा अ और आ सजातीय स्वर हैं, ये एक साथ ही चलेंगे। और फिर हमने ई को एक साथ रखा था, ऊ को एक साथ रखा था, ऐ को एक साथ रखा था, और ओ और औ को एक साथ रखा। तो वहां मैंने कहा था बेटा सजातीय है, यानी कि अ के मिलने से आपका स्वर आ बन जाता है। ठीक है, तो ये एक साथ है, यहां भी ये एक साथ रहेंगे। ये शब्द अ से आरंभ हुआ है, अ लिखा गया है स्वर, तो यहां आ भी लिखा जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है यहां पर कु। कु का अर्थ यहां मानिए क वर्ग हो गया। और क वर्ग की चर्चा हम पीछे बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि क वर्ग का क्या अर्थ होता है कि क, ख, ग, घ और अंग। ये हमने लिखा क वर्ग। ठीक है, पांचों ध्वनि आएंगी, क वर्ग कहते ही क से अंग तक की बात की जा रही है। तो कंठ में शामिल हो गए ए, आ, क वर्ग। आगे बढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पर ह। तो ह का उच्चारण भी हम किससे करेंगे जी? कंठ से करेंगे। आगे शब्द लिखा जी विसर्जनीय। विसर्जनीय का अर्थ हो गया तर्क। तो इस एक शब्द में ही आपके सारे वो स्वर और व्यंजन थे जिनका उच्चारण कहां से होगा? कंठ से। देखो बेटा, व्यंजन का उच्चारण पढ़ रहे हो तो जहां हम व्यंजन का उच्चारण पढ़ेंगे वहां स्वर का होना भी स्वाभाविक, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि व्यंजन वो ध्वनियां हैं जो पूरी तरह से किस पर निर्भर करती हैं? स्वर पर। ठीक है, तो यहाँ सारे स्वर भी आएंगे और आपके सारे व्यंजन। तो अकुह विसर्जनीय शब्द बना, और ये किसके लिए बना है जी? कंठ के लिए बना है। इसलिए आज हमें पता लग गया कि कंठ में कौन कौन सी ध्वनियां शामिल हैं? ए, आ, क वर्ग, ह और अपना। ये सारे के सारे कहां से बोले जाएंगे? कंठ से बोले। आगे आइए, आगे आपका बना है तालु, और तालु में शब्द आएगा कीचु यश। अब आप आसानी से तोड़ सकते हैं ई, अर्थात हर्षो भी आएगी और दीर्घ भी आएगी, जिसे आप छोटी ई बड़ी ई कहते हैं। ठीक है, ये हर्षु होती है, ये दीर्घ होती है, सजातीय है, एक साथ प्रयोग होंगी। आगे चू, चू का अर्थ हो गया च वर्ग, अर्थात बेटा वही च, छ, ज, ज और ये आपका च वर्ग हो गया। आगे य और फिर श, यानी कि ये सकार आपका कौन सा कहलाएगा? तालव्य सकार कहलाएगा। ठीक है, ये तालव्य सकार है और इसका स्थान इचु यश में है, और इचु यश कहां से बोला जाता है जी? तालु से बोला जाता है। ठीक है, तो आसानी से याद होगा, अकुह विसर्जनीय का स्थान जी कंठ में रहेगा, इचु यश का स्थान तालु में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मूर्धा की, मसूढ़े वाले भाग की, और यहां स्थान आएगा आपका ऋतु रस। ध्यान से देखिए, पहले कौन सा स्वर आया? री। री अकेला है स्वर में। फिर टू, टू अर्थात ट वर्ग, ट वर्ग लिखते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर स्थान मिला र को, और फिर स्थान मिला आपके मूर्धन्य सकार। बिल्कुल आसानी से कर रहे पा रहे हैं आप। ऋतु रस अर्थात मूर्धा। अब बारी आई जी दंत की। दंत में शामिल है शब्द तुलस। देखिए ध्यान से, तुलस अर्थात त वर्ग, त, थ, द, ह और न। ये हो गया आपका त वर्ग, जो कहां बैठा है? दंत पर। उसके बाद ल और स, तो ये आ गया आपका दंत सकार। ठीक है, तो बेटा इनको रटने की बजाय यदि सूत्र से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। दंत में स्थान मिला जी तुलस को। ओष्ठ अर्थात हमारे आ गए होठ, होठ पर स्थान है उपपद। ध्यान से देखिए, उपपद, उ आ गया तो उ में हर्षो भी आएगा और दीर्घ भी आएगा, तो जाती हो गए एक जैसे हो। तो उ और आपका प वर्ग, अर्थात जी प, फ, ब, ह
और म, ये स्थान आपका किस में आएगा? ओष्ठ पर आएगा। ठीक है, प को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प वर्ग में आ गया, और द बेटा द दंत में शामिल है, इसको देखकर परेशान नहीं होना। ठीक है, ये शब्द को पूरा करने के लिए बनाए। तो उपु ही है यहाँ पर, उ और प वर्ग कहाँ से बोले जाएंगे? ओष्ठ से। तो ये हो गए एक बार जो आपके एक एक स्थान बनते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और औष्ठ। बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं आप। अकुह विसर्जनीय, आ क वर्ग है, और विसर्जनीय शब्द बना विसर्ग के लिए। ऐसे ही तालु में शब्द याद रखना है, इचुयश, ई च वर्ग य और श, ये बन गया तालु के लिए। मूर्धा, रीटुरश, री ट वर्ग र और मूर्धन्य सकार आ गया जी। तुलस अर्थात दंत, त वर्ग ल और स। ओष्ठ में है उपु पद, उपु को भी ध्यान रखें आप, उ और आपका प वर्ग कहाँ बैठे हैं? ओष्ठ। तो बेटा ये वो स्थान थे जो एक एक करके आपने लिखे थे। ओष्ठ के बाद हमने मिलाना आरंभ कर दिया, और सबसे पहले हमने मिलाया दंत को और ओष्ठ को। शब्द क्या बन गया? दंतोष्ठ। इसके लिए शब्द बना है वकारस्थ। वकारस्थ। अब यहां ध्यान रखना, यहां तो जो भी आपके यहां आपको स्वर व्यंजन दिख रहे थे, आप आगे उनको लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बेटा वकारस्थ को कैसे पढ़ना है? व, वकारस्थ अर्थात व, सबसे पहले यहाँ व लिख लेना है। ठीक है, अब ये जो का और र और सो थ आपने लिखा है, इसका कोई प्रयोग यहाँ नहीं रहेगा। केवल सीधा याद रखिए आप, दंतोष्ठ पर कौन सा व्यंजन है? केवल एकमात्र हिंदी का व्यंजन व। क्योंकि बेटा जब भी आप व का उच्चारण करेंगे, आप ध्यान से देखें, व के उच्चारण में आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठों को स्पर्श करते हैं, इसलिए ये शब्द बना वकारस्थ। व को स्थापित किया गया किस पर जी? दंतोष्ठ पर। ठीक है, तो या तो सीधा याद रख लीजिए कि दंतोष्ठ पर एक ही ध्वनि है, वो कौन सी है? फ। या एक स्थिति और बन सकती है, फ शब्द सॉरी ये फ, एक तो था फ यहाँ पर है, फ से फल जिसे आप कहेंगे, एक फ है जिसमें मैंने कहा था, पीछे जाइए थोड़ा सा, मैंने कहा व्याकरण एक धागा है। आगत व्यंजन की बात हमने पीछे की थी बेटा। यदि इस धागे को आप जोड़ते जाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से व्याकरण आपकी तैयार हो जाएगी किसी भी पेपर के लिए। तो आगत व्यंजन में बेटा हमने पढ़ा था, या तो अड़ और ढ विकल्प हो सकते, नहीं तो हमने पढ़ा था बेटा ज और फ। मैंने कहा था किसी पेपर में इनकी चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये बहुत पहले प्रयोग में थे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस फ के उच्चारण में, ये जो फ आपने लिखा है, इसके उच्चारण में भी स्थिति आपकी बनती है कौन सी? दंतोष्ठ। हिंदी में एक ही है वह, लेकिन अगर पेपर वाला इसके बारे में चर्चा करे, फ के बारे में, तो बेटा वो स्थिति भी बनती है दंत ओष्ठ की। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, आगे उच्चारण स्थान आपका आया कंठ और तालु। कंठ तालु के लिए शब्द बना है, ध्यान देना, ए दो तो। और ए दो तो शब्द में आपका ए और ऐ आएंगे मात्र, अर्थात ये जो दो स्वर हैं आपके ए और ऐ, इनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। ध्वनि कंठ से निकलेगी, तालु को प्रभावित करती हुई बाहर आएगी। ऐसे ही कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ के लिए शब्द बना ओ दो तो, और यहां कंठ ओष्ठ में आ गई दो ध्वनियां ओ और अ। ये देखिए बेटा ध्यान से, आपके सारे स्वर और सारे व्यंजन सूत्र के अंदर शामिल हो गए। बहुत ही आसान रहेगा याद करना। सबसे पहले ये क्रम याद कर लीजिए। ये क्रम याद करने के बाद कंठ में आपको सीधा याद रखना है कि अकुह विसर्जनीय है। अकुह, ए आ क वर्ग ह और विसर्ग कहां से निकलेंगे? कंठ से। अगला स्थान कौन सा आया? तालु। तालु में याद रखिए ईचु यस बनाया जी। ये चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहां से याद रहेगा। फिर ईचु यस अर्थात ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च वर्ग
यह, और ये आपका हो गया तालव्य सकार। ठीक है, अगला स्थान आया मूर्धा का। जो स्थान आ रहा है उसी की चर्चा हो रही है। मूर्धा, मूर्धा अर्थात ऋटुरस, री, ट वर्ग, र, और ये आपका मूर्धन्य सकार। फिर बारी आई जी दंत की, दांत, और दांत में कौन सा है, तुलस, त वर्ग, ल और स। उपपद, उ उ, प वर्ग, ये आपका पूरा प वर्ग आ गया। वकारस्थ में मैंने बताया दंतोष्ठ, ध्यान रखना है, या तो सीधा याद रख लीजिए मात्र वह, साथ में बेटा ये आगत व्यंजन भी आप याद रखें। ये प्रयोग था हरियाणा स्टेट में, इसका प्रयोग हुआ था कि इस ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है, तो वो स्थान आपका कहलाएगा दंत ओष्ठ। ए दो तो कंठ और तालु को जब एक साथ मिलाया जाता है ए और ऐ, ऐसे ही ओ दो तो कंठ ओष्ठ, ओ और औ, क्योंकि ये ध्वनियां जो है ए ऐ तालु को प्रभावित करती है और ओ और औ आपके ओष्ठ को प्रभावित करती है। ठीक है, तो बेटा ये क्रम याद कीजिए और इस क्रम के साथ ये सूत्र आप याद कीजिए। तो जो उच्चारण स्थान के आधार पर आपके व्यंजन बनते हैं सभी आपको आसानी से याद होंगे। हो सकता है एक दो बार जो बिल्कुल ही शुरू से पढ़ रहे हैं या जिन्होंने इस सूत्र को पहली बार पढ़ा है उनको थोड़ा सा आरंभ में परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप बेटा प्रयास करेंगे ना, एक बार का प्रयास है, ये सारी चीज आपको अपने आप याद रहेगी सदा के लिए। रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीजें या तो रटी जा सकती हैं या आप किसी भी ट्रिक के माध्यम से इनको इस तरह से तैयार कीजिए कि आपको दोबारा पढ़नी ही ना पड़े। ठीक है, तो ये थे व्यंजन आपके किस आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और वो बने हैं आपके बेटा 8 प्रकार। और प्रश्न मैंने बता दिया ये भी हो सकता है कि भाई उच्चारण स्थान कितने हैं, तो उच्चारण स्थान हमारे कितने हैं जी, 8 है, ध्यान रखिए। यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो बेटा तीनों सकार एक साथ है, अगर आपने ध्यान दिया, तालव्य, मूर्धन्य और दंत, जहां ये आपके उच्चारण क्रम से है ना, वैसे ही क्रम आपने ध्यान दिया हो, वर्णमाला में जब आप ये सकार लिखते हो तो इसी प्रकार से लिखते हो ना, की चर्चा छोड़ दीजिए। तो ये जो क्रम है, मैंने कहा था वर्णमाला जब आरंभ हमने व्यंजन पढ़ रहे थे, मैंने उस समय भी कहा था बेटा एक तो इनका क्रम आपको बताओ, और देखो विशेषता देखिए भाषा की कि जो क्रम हम वर्णमाला में लिखते हैं वही क्रम हमारे उच्चारण स्थान पर भी है, तो इसी आधार पर इनको वर्णमाला में लिखा। नहीं तो हम किसी भी प्रकार से कोई भी व्यंजन आगे पीछे लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कहा था कि एक व्यवस्थित समूह होता है जी, एक व्यवस्था में रखे जाएंगे तभी आपकी वर्णमाला बनेगी। तो बेटा ये जो आपका क्रम है ना, तालु आता है, तालु के बाद मूर्धा और फिर दंत, इसी क्रम से है और इसी क्रम से हम इनको वर्णमाला में लिखते। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये थी स्थान की बात, व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर, उच्चारण स्थान पर। अगला वर्गीकरण देखिए, मैं कहूं प्रियतन के आधार पर व्यंजन के प्रकार, ये करेंगे हम। प्रियतन ये शब्द, वो था उच्चारण स्थान, प्रियतन के आधार पर व्यंजन, और यहां आपको उत्तर देना है कि प्रियतन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, क्योंकि बेटा उच्चारण स्थान 8 है। वैसे ही अब बारी आई किसकी जी, प्रियतन की। प्रियतन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के, यहां उत्तर देंगे आप दो। वो दो कौन से हैं, ध्यान से देखिए। एक तो बनता है आपका श्वास वायु के आधार पर, वर्गीकरण यहां आएगा प्रियतन में, और दूसरा वर्गीकरण आएगा स्वर तंत्री में, कंपन के आधार पर। ये दो वर्गीकरण किस आधार पर बनते हैं जी, प्रियतन के आधार पर। दो प्रकार के होते हैं, श्वास वायु और स्वर तंत्री में कंपन। ठीक है, अब देखो श्वास वायु में कौन से हैं और स्वर तंत्री। श्वास वायु में आगे चलकर दो भाग बनेंगे, ये शब्द आपने बार बार सुने होंगे, अल्प प्राण
और महाप्राण। यदि आप तैयारी में हैं तो बेटा ये शब्द आपने जरूर सुने कि अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से। ऐसा ही स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर यहां बनेंगे अघोष और सघोष। ये शब्द पेपर में घोष भी होता है, इसलिए तो नहीं होना है, एक ही शब्द है बेटा, सघोष कह दें या घोष कह दें, एक ही शब्द है। अब देखिए अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण। ये दो वर्गीकरण आपने किस आधार पर किए हैं? श्वास वायु के आधार, अर्थात जो आपकी सांसें निकलती है, जिस प्रकार की सांसें होंगी और वो सांसें कैसे होंगी बेटा, देखो अल्प अर्थात कम, प्राण अर्थात वायु, जिनको बोलने में कम समय लगेगा, कम वायु निकलेगी अर्थात बेटा कम समय लगेगा। नाम से ही हो गया, परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती, हर जगह परिभाषा रखने की नहीं है। अल्प अर्थात थोड़ा, प्राण अर्थात वायु, अर्थात जिनको बोलने में कम समय लगेगा वो हिंदी में क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। महा अर्थात ज्यादा समय, ये हो गई परिभाषा। तो बेटा श्वास वायु के आधार पर जो हमारे व्यंजन बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में को बोलने में समय आपको कम लगेगा, महाप्राण को बोलने में समय आपको ज्यादा लगेगा। कौन कौन से अल्प प्राण है और कौन कौन से महाप्राण? देखिए बेटा ध्यान से, अल्प प्राण अर्थात कम समय वाले, ध्यान रखना प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा। हाँ मैं कहना चाह रही हूं जैसे क, तीसरी ध्वनि कौन सी है? क, और पांचवी ध्वनि कौन सी है? अंग। प्रत्येक वर्ग की बात होगी बेटा, ये नीचे तक कचट तप और यहाँ अंत में आएगा म, ये वाली स्थिति। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। कौन से बच गए? यहाँ देखो दूसरा और चौथा बचे हैं, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन यानी कि आपका ख और घ, ये क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। ठीक है, ये भी नीचे तक की बात रहेगी, ये सभी वर्गों की बात है। जो 25 व्यंजन है ना हमारे क से म तक, उन सब की मैं बात कर रही हूँ कि जी क से म तक में पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। अर्थात इन व्यंजनों को बोलने में बेटा कम समय की आवश्यकता होती है। वहीं प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि क्या कहलाती है? महाप्राण। अर्थात इनको बोलने में ज्यादा समय की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इन दो के बाद आप पीछे जाइए, यदि क से म तक की आपने बात कर ली है तो उसके बाद क्या लिखा जाता है? यर अलव है और यर अलव है, वही बात है, मैं फिर से कहूंगी आप पीछे जाइए, क्योंकि पीछे मैंने पढ़ाया था कि जो यर ल और व कौन सी ध्वनियां थी हमारी? ल और व। याद आ गया? हो गया? अंतस्थ थी ना, अंतस्थ क्यों थी? किसी बोलने में कम समय ले रही थी, तो बोलने में कम समय था तो सीधी सी बात होगी बेटा किस में आएंगे? अल्प प्राण। तो य, र, ल और व, ये ध्वनियां क्या कहलाई? आपकी अल्प प्राण, जिनको बोलने में कम समय लग रहा था। पहली, तीसरी, पांचवी, य, र, ल और व। उसके बाद क्या बचा है आपके? वही कौन से? ऊष्म व्यंजन स, स और ह, ये आपके क्या कहलाए जी? महाप्राण कहलाए। ठीक है, इनको बोलने में ज्यादा समय। तो बारी आई स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार? यहाँ भी उत्तर हुआ जी, ये भी हमारे होते हैं दो प्रकार के, अघोष और सघोष। अ का अर्थ होता है बेटा, हमेशा मैंने बताया है आपको, अ का अर्थ होता है नहीं। हिंदी में जहां भी आपको किसी शब्द के आगे अ का प्रयोग मिलेगा वो अर्थ देगा हमेशा किसका? नहीं का। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में घोष नहीं होता अर्थात गूंज नहीं होती वो आपके अघोष होंगे। और स का अर्थ होता है साथ में, जिनमें गूंज होती है ये अर्थ देता है साथ। तो जो गूंज के साथ बोले जाते हैं वो होते हैं सघोष। तो इसके बाद देखो नाम से ही आपको परिभाषा याद हो रही है,
रटने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा को लिखने की, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए अघोष कौन से और सघोष कौन से। अघोष ध्वनियां होती हैं बेटा पहली और दूसरी, यानी कि प्रत्येक वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि अघोष कहलाएगी। बाकी कितनी बची? तीन, 4 और 5। ये ध्वनियां कौन सी कहलाएंगी फिर? सघोष। तो पहली और दूसरी ध्वनि को बोलने में गूंज नहीं होती, ध्यान रखना। और तीसरी, चौथी, पांचवी को बोलने में एक गूंज होती है बेटा, एक घोष होता है। ये आपकी कहलाई कौन सी? सघोष। अब बारी उसी की आई बेटा, य र ल व अंतस्थ की और ऊष्म की। अब अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं बेटा, ध्यान रखना, सघोष, य र ल और व। ठीक है। अघोष में आएंगे आपके तीनों सकार, श, श और श। ध्यान रखना है, एक विशेष अंतर यहाँ आता है, ह उठकर यहाँ आ जाएगा, ध्यान रख। ठीक है। और यहाँ आप याद रख सकते हैं बेटा, सारे स्वर भी आपके क्या होते हैं? सघोष। अटपटा लग रहा होगा जो पहली बार पढ़ रहे, पर यहाँ से प्रश्न बेटा 100% पूछा जाता है। किसी आप हिंदी को यदि पढ़ रहे हैं तो बेटा ये ध्वनियां तो आपको जरूर याद होंगी। ठीक है। तो ये आपके थे प्रियतन के आधार पर, और प्रियतन के आधार पर कितने प्रकार के, तो अच्छे से याद करो बेटा इसको। प्रियतन के आधार पर व्यंजन बनते हैं हमारे 2 प्रकार। एक किसके आधार पर बनाया आपने? श्वास वायु के आधार पर। दूसरा बनाया स्वर तंत्री में कंपन। कुल थोड़ा थोड़ा लिख के आपको याद कर रखना। श्वास वायु में बेटा कम या ज्यादा, ऐसे याद रख लीजिए, यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण, ये थे आपके श्वास वायु। स्वर तंत्री में क्या होगा? अघोष और सघोष, ये आपके स्वर तंत्री के आधार पर। ठीक है। इतना याद होने के बाद इसको, इन शब्दों को केवल शब्द से ही समझ जाना। अल्प अर्थात थोड़ा, मैंने बताया प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। कौन से बच गए बेटा? दूसरा और चौथा बच गए। तो इनके लिखने के बाद जो ध्वनियां बची वो किस में आ जाएंगी? महाप्राण। फिर अंतस्थ हमें पता था कम समय ले रहे हैं, तो वो सीधा लिख दीजिए य र ल व, किसमें जी? अल्पप्राण में। बाकी आपके बचे उसमें व्यंजन, वो यहाँ आ जाएंगे महाप्राण। तो यहाँ तो बात सीधी सी थी। ठीक है। तो अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष में है पहली और दूसरी ध्वनि, तीसरी, चौथी, पांचवी ध्वनि सघोष में। अब सघोष में मैंने कहा था बेटा य र ल व को लिखा जाएगा, फिर आपके ऊष्म व्यंजन अघोष में आ जाएंगे। यहाँ ये ध्यान पक्का रखिए, यहाँ ह नहीं लिखा जाएगा, ये ह अंतस्थ के साथ आएगा। ये परिवर्तन आपको विशेष ध्यान रखना। उसके बाद मैंने बताया था बेटा सारे स्वर भी जो होते हैं आपके वो किस में आएंगे? सघोष। तो बेटा ये वर्गीकरण चाहे कैसे भी याद कीजिए पर आप याद करेंगे। ठीक है। तो ये वर्गीकरण था प्रियतन के आधार पर, और प्रियतन के आधार पर हमने 2 प्रकार से बांटे हैं, श्वास वायु और स्वतंत्र। श्वास वायु बेटा कम और ज्यादा होगा, अल्प और महा जिसे आप कह देंगे। स्वर तंत्री में एक में गूंज नहीं होगी, एक गूंज के साथ होगी। ठीक है। और अल्प अर्थात थोड़ा, 1, 3, 5, य र ल व। महा, इनके बाद जो बचा बेटा, या तो आप सीधा एक बार इनको याद रख लीजिए, इनके बाद जो बचा वो आप किस में रख देंगे? महाप्राण में रखेंगे। अघोष याद कर लीजिए, इसके बाद जो बचा वो आप सघोष में लिख दीजिए, कैसे भी कीजिए, पर यहाँ से प्रश्न 100% होता है, ध्यान रखना। तो ये वर्गीकरण था आपका किसका? व्यंजन। तो बेटा व्यंजन का वर्गीकरण में आप पढ़ चुके हैं। एक तो आज हमने पढ़ा है त्याण स्थान के आधार पर, और वो आप आधार बहुत अच्छे से याद करेंगे, तो 8 प्रकार का बने। दूसरा हमने किया प्रियतन के आधार, और ये भी पहले 2 बनता है, फिर 2 में आगे चलकर 2 बनते हैं, अल्प, महा, अघोष और सघोष। तो बेटा ये वर्गीकरण आपको बहुत अच्छे से याद रखना है,
और आज ये व्यंजन का वर्गीकरण यहाँ आपका पूरा हो जाए। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए किसी भी सूत्र को लेकर, स्वर वाला आरेख और व्यंजन का ये सूत्र बेटा सबको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये चीजें समझ आ जाती हैं तो वर्णमाला लगभग आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो बेटा ये व्यंजन का वर्गीकरण किसके आधार पर, क्षण स्थान के आधार पर 8 प्रकार का, इसी क्रम से याद करेंगे। ये क्रम याद होने के बाद आप ये सूत्र याद करेंगे, फिर इनको हमने कैसे यहाँ लिखा है आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने किया प्रियतन के आधार पर कितने प्रकार के, 2, एक श्वास वायु, एक स्वर तंत्री, अल्प प्राण और महाप्राण, यहाँ है आपका अघोष और सघोष तंत्र। तो ये था आपका व्यंजन का वर्गीकरण, और स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण आज होता है यहाँ पर पूरा। ठीक है, स्वर का आरेख करेंगे, व्यंजन का ये सूत्र आप याद करेंगे। उसके बाद चर्चा आज हम थोड़ी सी करेंगे आपके अनुस्वार और अनुनासिक को लेकर। अनुनासिक, देखो बेटा ये दो चीजें होती हैं हिंदी में। अनुस्वार जिसे आप कह देते हैं अंग की बिंदी, जो ऊपर बिंदु लगता है जिसे आप अंग का बिंदु कहते हैं, वो हिंदी में क्या कहलाता है, अनुस्वार। अनुनासिक होता है जो आप चंद्र बिंदु बोलते हैं, चंद्र बिंदु, ये चांद बनाया ऊपर बिंदु लगा, इसको कहा जाता है अनुनासिक, और ये है आपका अनुस्वार। दोनों में क्या अंतर है, तो यहाँ कहेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, दोनों ध्वनियों में क्या अंतर है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अनुस्वार को ध्यान से देखिए बेटा, अनुस्वार जहां भी प्रयोग होता है, जैसे मैंने शब्द लिखा अंत, जब इस शब्द का अनुस्वार आप खत्म करेंगे, यहां आया अर्धन, मैंने शब्द लिखा झंडा, यहां शब्द आया अण, अर्ध अण। तो आपने ध्यान दिया हो कि जहां भी अनुस्वार लगता है, यदि उस अनुस्वार को शब्द के ऊपर से खत्म करना हो तो नीचे क्या आता है, आपका उत्तर होना चाहिए जी व्यंजन आता है। ने भी शब्द है बेटा, में जब हम अनुस्वार को खत्म करेंगे तो नीचे अर्ध व्यंजन आता है। अर्ध वो इसलिए आता है क्योंकि वो आधा था, तभी वो अनुस्वार के रूप में ऊपर प्रयोग हुआ। तो ये अर्ध व्यंजन नीचे आएगा। तो ये क्या है कि जो अनुस्वार है आपका बेटा, पहला अंतर आप कह सकते हैं, अनुस्वार गुण रखता है व्यंजन का, बिल्कुल सही बात, क्योंकि बेटा अनुस्वार को जब भी खत्म किया जाता है उसके रूप में नीचे क्या आता है, व्यंजन आता है। तो इसमें एक तरह से किसका गुण हो गया जी, व्यंजन का गुण। अनुनासिक की यदि आप बात करेंगे, जैसे मैंने शब्द लिख दिया आंख, यदि मैं कहूं बेटा कि इस अनुनासिक को, इस चंद्र बिंदु को खत्म किया जाए, शब्द लिख दिया चांद, शब्द लिख दिया 5, तो ये है आपके अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु। तो क्या आप इनको यहां से खत्म कर सकते हैं और इनको नीचे किसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपने अनुस्वार को खत्म करके नीचे व्यंजन लिखा था, तो आपका उत्तर नहीं होगा। तो ये जो था प्रयोग, ये कहता है कि जी अनुनासिक में गुण होता है किसका, स्वर का, स्वर की तरह प्रयोग होता है बेटा। ये इसको आप नीचे प्रयोग में नहीं लाएंगे, ये जहां भी प्रयोग होगा शब्द के ऊपर ही होगा। तो जो अनुस्वार है वो व्यंजन का गुण है, दूसरा अनुनासिक है वो स्वर का गुण है। यहां अंतर अगला देखिए, देखो बेटा जो व्यंजन होता है उसमें गुण होता है तत्सम का। तत्सम कौन से शब्द होते हैं, तत्सम जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो जाएंगे वो आपके शब्द कहलाते हैं तत्सम, अर्थात संस्कृत शब्द। इसमें भी गुण होता है संस्कृत का। कारण क्या होता है बेटा, देखो लगभग वो शब्द जो तत्सम होते हैं, जैसे मैंने शब्द लिखा पंचम, आप तुरंत कह देंगे जी संस्कृत शब्द है, आसान सा शब्द है, सबको पता है, संस्कृत है, और तो यहाँ हम किसका कह सकते हैं, तत्सम। तो आपके अनुस्वार में गुण होता है किसका, तत्सम का। वही बेटा आपकी अनुनासिक है तद्भव रूप, अर्थात ये जो आपका चंद्र बिंदु है, चांद बिंदु है,
इसका प्रयोग हमने हिंदी भाषा से ही आरंभ किया था, संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं था। तो इससे बने शब्द हमेशा ही बेटा तद्भव होते हैं। तद्भव वो शब्द होते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। तो सीधे सा अंतर समझ में आ गया दोनों में। अनुस्वार व्यंजन का गुण रखता है और ये तत्सम के गुण में आएगा, अर्थात तत्सम कहलाएगा, पहली बात। लेकिन बेटा अनुनासिक जो होता है उसमें किसका गुण होता है? स्वर का। और ये रूप कौन सा होता है? तद्भव। ये अंतर आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अनुस्वार का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे मैं कह दूं अनुस्वार का नियम, अर्थात जो बिंदु आप प्रयोग करते हो, किसी शब्द में तो आधा न लगा दिया, किसी शब्द में आधा म लगा दिया, वो कैसे काम करेगा वो देखिए। जैसे बेटा थोड़ी देर पहले शब्द हमने लिखा अंत, आपने न का प्रयोग किया, आपने शब्द लिखा था झंडा, हमने उसमें अण का प्रयोग किया। तो ये क्या नियम चलता है? वो नियम क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। अनुस्वार किसी भी शब्द में प्रयोग हो जाएगा, जिस वर्ण से पहले होता है वो देखा जाता है। जैसे देखो ये किस वर्ण से पहले है? त से पहले। यहाँ किस वर्ण से पहले प्रयोग हुआ? ड से पहले। तो अनुस्वार किसी भी शब्द में जिस वर्ण से पहले प्रयोग हो जाएगा उसकी पंचम ध्वनि आधे के रूप में नीचे आएगी। चाहे कोई भी शब्द हो, लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि अनुस्वार का प्रयोग जिस वर्ण से पहले होता है, उसी वर्ण की पंचम ध्वनि अर्धवर्ण के रूप में प्रयोग की जाती है। ये नियम है बेटा आपके कि अनुस्वार का प्रयोग जिस वर्ण से पहले, इन दो शब्दों को देख लीजिए, किस वर्ण से पहले है? त से पहले आपने किसका प्रयोग किया? अनुस्वार का। उसी वर्ण की पंचम ध्वनि, अर्थात बेटा इस त की पांचवी ध्वनि अर्धवर्ण के रूप में, आधे के रूप में प्रयोग की जाती है। त का पांचवा क्या होता है? त थ द ध न होता है, तो न आया यहाँ पर आधे के रूप में नीचे, अनुस्वार आपका हो गया खत्म। हर शब्द पर कितने भी शब्द बने हैं बेटा, पर ध्यान रखना ये नियम काम करेगा केवल मात्र क से और म तक, केवल क से म तक ही ये प्रयोग चलेगा। इसके बाद क्योंकि नहीं चलेगा, क्योंकि ये देखो म के बाद तो पांचवी ध्वनि हमारे पास है नहीं ना, तो म तक पांचवी ध्वनि है। तो जितने भी शब्द हैं, जैसे हमने लिखा पंकज, गंगा, धनंजय, कितने भी शब्द आप पढ़े या लिखे, पेपर में प्रश्न हो सकता है कि जैसे ये शब्द मैंने आपको दे दिए कि इनका मानक रूप लिखिए। मानक का अर्थ यही होगा बेटा कि इस अनुस्वार को आपको खत्म करना है। तो यहाँ प्रयोग हुआ क से पहले, और क से पहले प्रयोग हुआ तो क की कौन सी ध्वनि? पंचम ध्वनि। क्या आएगी? क की पंचम ध्वनि। अंगर, शब्द क्या लिखा जाएगा? पंकज। ऐसे ही गंगा, यहाँ भी ग से पहले ग की पंचम ध्वनि क्या है? अंगय, गंगा। धनंजय, ज से पहले है, ज की पंचम ध्वनि धनंजय। तो बेटा ये प्रयोग था अनुस्वार। तो याद रखिए जो क से म तक जहां हमें पांचवी ध्वनियां प्राप्त हैं, वहां हम यही देखेंगे कि जिस वर्ण से पहले उसको प्रयोग किया गया है, उस वर्ण की, वो जिस वर्ग में है उसकी पांचवी ध्वनि आधे के रूप में नीचे आ जाएगी। ये हो गया अनुस्वार का नियम, और ये नियम काम करेगा बेटा, याद रखना, क से म। क्योंकि इसके बाद भी आपके व्यंजन बनते हैं ना, जैसे य र ल व मैं कहूं, या श श श ह, इनमें क्या करेंगे? जैसे एक साधारण सा शब्द हमने लिखा वंश, अब मैं कह दूं इस अनुस्वार को खत्म कीजिए, तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि बेटा श की पांचवी ध्वनि तो हमारे पास है ही नहीं। तो या तो
प्रयोग हो सकता है कि ज्यों का त्यों लिखा जाए। भाई म के बाद जितने भी जहां भी आप अनुस्वार का प्रयोग करेंगे उन शब्दों को ज्यों का त्यों रख लीजिए। या इससे भी ज्यादा यदि कोई पूछना चाह रहा है आपसे तो आपको एक चीज देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा उसको, ये सूत्र देखिए यहां आया है आपका, जैसे आपने शब्द लिखा था ना पीछे वंश, या तो इस शब्द को ज्यों का त्यों रखिए, या क्या करेंगे जिस वर्ग में स्थापित है ना, कीचु यश कहाँ था जी, तालु में था। बेटा यहां पर कोई पांचवी ध्वनि बैठी होगी और यहां पर पांचवी ध्वनि देखो ये थी च की पंचम ध्वनि यह, तो इस शब्द को आप लिख सकते हो वंश ऐसे भी, लेकिन बेटा ये चीज मान्य है संस्कृत, ठीक है। हिंदी में ये शब्द जो के तो ही रहेंगे। हाँ संस्कृत प्रयोग कहता है कि आप इसको यहां से उठाकर इस वर्ग की जो पांचवी ध्वनि है यहाँ पर, ऐसे ही ये मूर्धा में आया तो यहाँ पर पांचवी ध्वनि क्या होगी अण, ये दंत में आया और दंत में पांचवी ध्वनि क्या होगी न। तो इस प्रकार से बेटा आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क से मैं तक तो उसकी पांचवी ध्वनि ले आएंगे नीचे, और म के बाद जितने भी आपके शब्द हैं जहां अनुस्वार का प्रयोग हुआ है या तो उन शब्दों को ज्यों का त्यों रखा जाता है, नहीं तो बेटा जिस वर्ग में ये बैठे हैं ना उसी की पांचवी ध्वनि यहाँ प्रयोग कर दी जाएगी आधे के रूप। तो ये था आपका अनुस्वार का नियम, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और एक अंतिम प्रश्न आज के लिए जो पेपर में बेटा बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी में ध्वनियों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं, प्रकार से बांटा जा सकता है। आप पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है। और एक है आपका स्वर, एक तो ध्वनि है जी स्वर, दूसरी ध्वनि है व्यंजन। अब बारी आई थी तीसरी ध्वनि कौन सी, तो बेटा जो ये ध्वनियां हैं ये आप तीन प्रकार से बांट सकते हो। कितने प्रकार से बांट सकते हैं, तीन प्रकार से, स्वर व्यंजन। अब आप अपना सोचे तो बेटा इनके अलावा आपने कौन सी ध्वनियां पढ़ी है जो ना स्वर में थी और ना ही व्यंजन में। उम्मीद है आपको बोलते ही समझ में आ गया होगा कि वो ध्वनियां हमारी कौन सी थी, अयोगवा। मैंने कहा था ना कि इनका योग नहीं है, ना तो इनको हम स्वर में गिनते हैं ना ही व्यंजन में गिनते हैं। तो बेटा ये तीसरी प्रकार की ध्वनियां हैं अंग और अ। तो हिंदी में ध्वनियों को तीन प्रकार से बांटेंगे, स्वर जिनको आप विस्तार से पढ़ चुके हो, व्यंजन 33 हैं और अयोगवाह कितने हैं जी, 2। ये ध्वनियां हो गई तीन प्रकार की। यहाँ ध्यान रखना स्वर भी आपके तीन प्रकार से बढ़ सकते हैं। कौन कौन से जी, एक आपने पढ़ा मूल स्वर, पढ़ चुके हो आप सारे का सारा पीछे पिछली कक्षा में। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरी ध्वनि है यहाँ जो स्वर से निकलेगी वो है संयुक्त स्वर। ये प्रश्न भी होता है बेटा यहाँ से कि मूल स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से। मूल स्वर होते हैं 4, अ, ई, उ और ऋ, ये 4 होते हैं आपके मूल स्वर। दीर्घ स्वर आ, ई और उ कैसे बने बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी ना। अ और अ से क्या बनता है आ, ऐसे ही हर्ष से हर्ष मिलेगी, दीर्घ ई बनेगी, ऐसे ही हर्ष उ से हर्ष उ मिलेगा तो आपका दीर्घ उ। तो बेटा ये जो 3 हैं ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। और मूल स्वर कितने हुए, 4। ऐसे ही प्रश्न हो सकता है संयुक्त स्वर कितने हो, संयुक्त व्यंजन कितने पढ़े थे, 4 पढ़े थे। ऐसे ही याद रखो वहां से जोड़ के कि व्यंजन 4 है ना, क्ष त्र ज और श्र, वहां संयुक्त स्वर भी कितने होते हैं, 4। और वो 4 हैं आपके ए, आई, ओ, औ। ये 4 कहलाते हैं आपके संयुक्त स्वर। जैसे मैं कहूं अ या आ के योग में क्या आ जाए जी, ई और ई आ जाए, ए बन जाएगा।
ऐसे ही ए और आ के योग में ए और आई आ जाएगा तो आई बन जाएगा। ए और आ के योग में क्या आ जाए, उ और औ, सॉरी, हर्ष और दीर्घ, छोटा उ या बड़ा उ जिसे आप कहेंगे, तो आपका ओ बनेगा। ऐसे ही ए आ के योग में यदि ओ या औ आ जाए तो वहां ध्वनि औ की आएगी। तो बेटा ये जो चार है ना आपके, ये आपके कहलाते हैं संयुक्त स्वर। तो स्वर को भी आप तीन प्रकार से बांट सकते हो, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ भी आपको पता लग गया, ये आपके दीर्घ हो गए कैसे बने हैं, और ये संयुक्त कैसे बने हैं ये भी आपका हो गया है। मूल स्वर से आप परिचित थे, तो हम पहले चर्चा में ले चुके। तो हिंदी में ध्वनियों को कितने प्रकार से बांटेंगे, तीन प्रकार से, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, और व्यंजन, व्यंजन भी आप भिन्न भिन्न प्रकार के पढ़ चुके। तो बेटा ये था स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार से चर्चा, जहां हमने उनके प्रकार पढ़े, उच्चारण स्थान पढ़े, उनका वर्गीकरण पढ़ा। हर प्रकार से हमने इन दोनों वर्णों को पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगली कक्षा में आपका अगला बिंदु उठाया जाएगा। इन कक्षा को अच्छे से समझिए, और समझ ना आए तो आप प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद।